नमस्कार दोस्तों। आज मई के महीने की 6 तारीख है। साल वही 2020, जिसे आप कोरोना ईयर के नाम से भी याद कर सकते हैं। दो बातें हैं आज मेरे सामने। एक, जब मैं कोरोना के माहौल में बात कर रहा हूं तो मेरे सामने आता है 1918 का स्पेनिश फ्लू। मित्रों, ये स्पेनिश फ्लू याद इसलिए आता है कि तब भी जो प्रिवेंशन बताए गए थे वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर में, उसमें ये था कि आइसोलेशन, क्वारंटाइन, गुड पर्सनल हाइजीन, डिसइंफेक्टेंट्स और लिमिटेशन ऑफ पब्लिक गैदरिंग। जो आज जो सावधानियां बताई जा रही हैं, क्वारंटाइन की, सोशल जो डिस्टेंस है उसकी बात कही जा रही है, आइसोलेशन की बात कही जा रही है, गुड पर्सनल हाइजीन की बात कही जा रही है, बार बार हाथ धोने की हिदायत दी जाती है और डिसइंफेक्ट करने वाली चीजों को, सैनिटाइजर्स का जो प्रयोग है वो भी, और मास्क इनका प्रयोग, ये सारी चीजें बिल्कुल वही हैं जो आज से लगभग 102 वर्ष पहले एक फ्लू हुआ था। फ्लू फैला था दुनिया भर में और उसका नाम था स्पेनिश फ्लू के नाम से वो शुरू हुआ और उसके बाद अमेरिका में भी गया। और मित्रों, उस फ्लू की बात बिल्कुल अलग थी। तब विज्ञान और विशेष रूप से चिकित्सा विज्ञान इतना ज्यादा विकसित नहीं था। लेकिन तब उस महामारी में आप जानते हैं कितने बंदे मारे गए थे। आप अनुमान भी शायद ना लगा सके सही सही। मैं आपको प्रमाणिक आंकड़े देता हूँ कि अनुमान जो उस वक्त सरकारी तौर पर लगाया गया कि दुनिया भर में लगभग 5 करोड़ लोग इस अ, इस महामारी में, जिसे आप स्पेनिश फ्लू के नाम से जानते हैं इतिहास की पुस्तकों में, 5 करोड़ लोग दुनिया भर में मारे गए थे। और जो लोग अफेक्टेड थे, प्रभावित थे, उनकी संख्या भी 50 करोड़ की थी। अर्थात उस समय की पॉपुलेशन का 1/3 हिस्सा पूरा का पूरा उस स्पेनिश फ्लू की चपेट में था। लेकिन मित्रों, बात यह है कि उस वक्त भी समस्या यही थी कि जो नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस, जो बिल्कुल गैर चिकित्सकीय जो दखल हैं, वही थे जो आज हैं। उस वक्त भी कोई वैक्सीन नहीं था, आज भी कोई वैक्सीन नहीं है। उस वक्त भी कोई ऐसा एंटीबायोटिक नहीं तलाश किया जा सका जिससे उस इन्फेक्शन को या उस फ्लू को दूर किया जा सके, उस पर काबू पाया जा सके। और मित्रों, परिस्थितियां इस लिहाज से बहुत ज्यादा 102 वर्ष में भी नहीं बदली। और आज भी हम जिस वायरस का सामना कर रहे हैं, जिस वायरस का सामना हमें करना पड़ रहा है, मित्रों, वो वायरस भी उतना ही तंग कर रहा है, उतना ही अस्पष्ट है। उसके बारे में भी हमारे पास कोई पुख्ता, प्रामाणिक, वैज्ञानिक जानकारी नहीं है। हम उस पर क्या करें क्या ना करें, इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। सिर्फ एक आशावाद, अ, वो एक हमारा सहारा है। वही एक एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वैक्सीन है जिसका प्रयोग किया जाना चाहिए। उम्मीद लगाए रखनी चाहिए कि दिन आएंगे और जल्दी ही ठीक दिन आएगा। वो भी एक सिद्धांत है प्रकृति का कि जो चीज जितनी ऊपर जाती है नीचे आती है। लेकिन मित्रों, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये मानकर चलिए कि ये कोई 15 दिन या ऐसा नहीं है कि 15 दिन या 20 दिन या 1 महीने में ये समस्या हल हो जाएगी। इस समस्या की जो अवधि है, इस चुनौती की जो अवधि है, इस खतरे की, इस महामारी की जो अवधि है, ये लंबी भी जा सकती है। और मित्रों, तब भी यही हुआ था और उसके बाद जितने भी विश्व में एपिडेमिक और पेंडेमिक अर्थात महामारियां फैली, उन सब महामारियों का यही था कि एक बार ये चढ़ाव से उतार पर आती हैं, उतार के बाद एक धक्का और फिर चढ़ाव का आता है और वो चढ़ाव जो है काफी हद तक तोड़ता है पूरी मानवता को। पूरा जो प्राणी मात्र, जो प्राणी जगत है, उसको हिला के रख देता है। तो मित्रों, ये मानना चाहिए कि ये अभी एक झटका और आ सकता है जिसके लिए हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक रूप से, तकनीकी रूप से, चिकित्सकीय रूप से हमें तैयार रहना चाहिए। और मित्रों, तब भी यही था स्थिति उस वक्त। आज तो हम कहते हैं कि जो 65 वर्ष से
या 60 वर्ष की ऊपर आयु के लोग हैं उनका ध्यान दीजिए, और बच्चों पर ध्यान विशेष रूप से दीजिए। ये सही है कि इनकी इम्यूनिटी कम होती है, लेकिन मित्रों जब महामारियां फैलती हैं तो उस वक्त महामारियां, विशेष रूप से जो स्पेनिश फ्लू की मैं बात कर रहा हूँ और उसके बाद आने वाली महामारियां, उनमें जो घातक प्रभाव था वो 20 से 40 वर्ष तक के लोगों में अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा था। तो ये एज ग्रुप जो है, ये एज ग्रुप युवा पीढ़ी का है मित्रों। आप खतरे को समझिए और इससे जितना हो सके बचाव तो रखिए ही। ऐसा नहीं है कि हमें छूट मिल गई, अब कल हमारे पंजाब और हरियाणा में भी दारू खुल जाएगी। और कल जब देश भर में कल और एक दिन पूर्व जब खुली थी तो उस वक्त आपने देख लिया कि बम्बई और दिल्ली में तो कई जगह लाठीचार्ज भी करना पड़ा। दिल्ली में 60% शुल्क भी बढ़ाया गया, लेकिन उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हरियाणा में इस बार कोरोना के नाम से एक सेस लगा दिया गया है, लेकिन उसकी बिक्री पर कोई उम्मीद नहीं है कि कोई बुरा असर पड़ेगा। ये चीजें ही मित्रों ऐसी हैं कि आदमी इन छोटे मोटे झटकों की, आर्थिक झटकों की परवाह कई बार नहीं कर पाता। लेकिन ये बहुत जरूरी है हमें इस झटके की परवाह ना करते हुए भी, सेस की परवाह ना करते हुए इस बात का ध्यान तो रख लेना चाहिए कि ये मित्रों जिंदगी जो है इस सलीके से सही रूप में और सुखी रूप में जी नहीं जा सकती। ये कोई तौर तरीका नहीं है मित्रों। ये शायरी में ठीक है कि हम उसमें शेर व शायरी में शराबो शाहिद की बात करते हैं, और बहुत सारे खूबसूरत शेर भी हैं जिन्हें हम जिनके लिए पागल हो जाते हैं। लेकिन मतलब इन चीजों को ना थोड़ा सा जितना हो सके इन पर नियंत्रण रख लेना चाहिए मित्रों। थोड़ा सा जिक्र आज मैं एक और शख्सियत का जरूर करना चाहूंगा, और वो शख्सियत है शिव कुमार बटालवी। बटालवी का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ, दो कारण है मेरे पास। एक तो ये है कि आज के दिन ही वर्ष 1973 में 6 मई 1973 की वो उदास शाम थी जब इस भारत पाक के लोकप्रिय जन कवि ने आखिरी सांस ली थी। और मित्रों ये बड़ी अजीब शख्सियत थी शिव कुमार बटालवी। सिर्फ 37 साल की उम्र इसने पाई। 36 साल, 37 साल पूरे नहीं हो पाए, और 36वें साल के जो उत्तरार्ध था उसमें इसने आखिरी सांस ले ली। लेकिन इस छोटी सी उम्र में उसने जिन ऊंचाइयों को छुआ, लोकप्रियता की ऊंचाइयों को, वो गजब की थी मित्रों। ये हमारे देश का पहला ऐसा अदीब था, पहला ऐसा साहित्यकार था, किसी भी भाषा का पहला ऐसा साहित्यकार जिसे 31 वर्ष की उम्र में ही साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। तो सबसे कम उम्र में साहित्य अकेडमी प्राप्त करने वाला ये शिव कुमार बटालवी था, जिसको इसके काव्य लूणा पर वो साहित्य अकेडमी का पुरस्कार मिला था। और उसके बाद पुरस्कारों की तो पंक्तियां बनी गई। इसको गाने वालों में जगदीप चित्रा भी थे, नुसरत फतेह अली खान, रब्बी शेरगिल, हंसराज हंस, आशा सिंह मस्ताना, महेंद्र कपूर, और पाकिस्तान के सरमद कादिर, और कुछ और लोकप्रिय गायक। ये सारे के सारे एक लंबी कतार है इनकी, जिन्होंने शिव कुमार के गीत गाए। और सबसे बड़ी खूबसूरती की बात यह थी मित्रों कि शिव कुमार, इन सब ने ये महसूस किया कि शिव कुमार स्वयं जितना अच्छा अपनी कविताओं को गाता था, अपनी नज़्मों को गाता था, उतना अच्छा वो भी शायद नहीं गा पा रहे। कभी मौका मिली है तो शिव कुमार की अपनी अपनी अपने उच्चारण में, अपनी प्रस्तुति में जो उसकी गायन है उसको देखिए, उसको सुनिएगा, और आप लोग वाकई आप महसूस करेंगे कि एक उदासी में डूब जाने वाली बात है मित्रों। इसके प्रेम संबंधों की चर्चा भी बहुत होती है। शुरुआती दौर में बैजनाथ के एक मेले में एक लड़की से मिला, लेकिन वो मुलाकात बहुत छोटी रही, लेकिन मन में जैसे उतर गई वो लड़की। और उसके बाद कुछ समय के बाद जब उसे फिर तलाश करने के लिए वहां पर गया तो पता चला कि वह लड़की किसी महामारी का शिकार होकर वो इस दुनिया को छोड़ चुकी है। तो एक बार मन खराब हुआ, टूटा, और दूसरी बार भी ऐसे ही एक इसका हादसा हुआ, वहां भी रास नहीं आया मामला। और मित्रों सबसे बड़ी बात ये थी कि ये शख्स, मैं चेतावनी नहीं दे रहा, लेकिन मैं सिंपल जैसी भी सी बात कर रहा हूँ कि ये शख्स, ये इसी भी एक घटनाक्रम है जिसका जिक्र कर रहा हूँ। आप उसे किसी अन्यथा रूप में ना लें कि मैं
शराब पीने वालों को एक चेतावनी दे रहा हूं, लेकिन ये युवा, ये लोकप्रिय महाकवि जो सिर्फ 36 साल हमारे बीच में रहा, ये लिवर सिरोसिस से मरा था। और लिवर सिरोसिस की बीमारी जो है ये उसको निरंतर दारू पीने से हुई थी। तो किसी भी चीज की अति जो है, किसी भी चीज का इतना ज्यादा निरंतर उपयोग जो है वो क्या क्या हमारे परिवेश से छीन ले जाता है, इस बात को भी याद रख लेना चाहिए। और मित्रों, इन्हीं बातों के साथ ऐसे महान कवि को श्रद्धा सुमन, मैं निजी रूप से उसको मैंने करीब से देखा है, मेरा करीबी दोस्त भी रहा है। मैंने उसकी टैगोर थिएटर चंडीगढ़ की दीवारों पर कोयले से लिखी हुई नज़्में जो हैं वो स्वयं कागज पर उतारी हैं उसके आग्रह पर। तो ये मुझे उसको, मैं उसको करीब से जानता था और मैं कई बार कहता था कि यार, कई बार तुम्हें शराब पीते देखकर तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है जिस तरह तुम पीते हो। और मैं उसे अदम का एक शेर भी सुना दिया करता था कि एक तो ये था कि पहले पीते थे कोई, वो पहले वो सुनाया करता था कि पहले पीते थे कोई माकूल मौका देखकर, रफ्ता रफ्ता बेसबब पीने की आदत हो गई। और वो मुझे जब ये कहता कि तुम क्यों नहीं थोड़ी सी लेकर देख ले, तो मैं उसको अदम का ये एक शेर सुना दिया करता था कि जब से देखा है कि ना अहल भी हैं जाम बकफ, कि जब से देखा है कि ना अहल भी हैं जाम बकफ, मुझको पैमाना उठाने से हया आती है। वो बड़ा चिल्लाता था, बहुत ज्यादा प्यार बहुत करता था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं उसके साथ उसके जो जीवन शैली थी उसके अनुरूप अपने आप को ढाल नहीं पाया, उस गति से मैं चल नहीं पाया और हम लोग थोड़ी देर के लिए अलगाव भी हुआ। लेकिन जहन पर वह शक सवार रहा और वो अब भी नहीं उतर सकता, क्योंकि वो उसने जो कुछ साहित्य के रूप में, सृजन के रूप में जो कुछ उसने अपने परिवेश को दिया है, वो बिल्कुल कालजयी है, उसे कालजयी कहा जा सकता है। शिव कुमार को जहां लिवर सिरोसिस ने मारा था, वहां वो अंतिम दिनों में बेहद दुखी था, ऐसे आलोचकों से भी जिन आलोचकों ने उसको अपनी आलोचनाओं में सिर्फ एक रोमानी सतही शायर सिद्ध करने का प्रयास किया था। ये आलोचक तो खैर उनकी तो जुबान बंद इसलिए हो गई कि पूरे उपमहाद्वीप में इसे न केवल स्वीकार किया गया बल्कि सर आंखों पर बैठाया गया। ऐसी शख्सियत को आज उसकी पुण्यतिथि पर याद करना अच्छा लगता है मित्रों। धन्यवाद, शुक्रिया, और कल फिर किसी नए विषय के साथ।